क्या कॉकरोचों के साथ धोखा हो गया, वो भी बहुत बड़ा वाला। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कॉल पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। देश में दूसरी बार 56 इंची सरकार को झुकना पड़ा। किसानों के बाद देश के नौजवानों ने घुटने टेकने पर मजबूर किया। मगर इसी प्रदर्शन में पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी अपना एक नया इतिहास बनाया। वो इतिहास था पैलेट गन चलाने का, इलेक्ट्रिक बैटन चलाने का, लाठीचार्ज और टीयर गैस चलाने का, साथ ही साथ लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसेड़ने का। पुलिस और सुरक्षा बलों पर आरोप लगा कि इन्होंने जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ से प्रदर्शनकारी युवाओं पर भी आरोप लगा कि इन्होंने हिंसा की। तरह तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों की हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी बनाया है। नाम सुनकर तो आपको भी लग रहा होगा कि दादा हो दादा, कितनी पावरफुल कमेटी है, हाई पावर्ड कमेटी है। अब तो दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा, युवाओं को न्याय मिलके रहेगा। पैलेट गन चलाने वाले, इलेक्ट्रिक डंडे का इस्तेमाल करने वालों को सबक सिखाया ही जाएगा। मगर जरा ठहरिए, इस कथित हाई पावर्ड कमेटी में जिन 5 लोगों को लगाया गया है, जैसे ही आप वहां पे दूरबीन सेट करते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इस कमेटी में अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को रखा गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज शालिंदर कौर हैं, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला हैं और मेघालय के पूर्व डीजीपी डॉक्टर LR विश्नोई हैं। इन सभी लोगों के नाम के आगे जो पदनाम है, उन्हें सुनकर आपको सच में हाई पावर होने की उम्मीद जाग सकती है। लेकिन पदनाम के आगे जैसे ही आप पद काम पर आते हैं तो पता चलता है, सवाल उठता है कि ये कमेटी सत्ताधारियों को जिम्मेदार बनाने के लिए, सच की जांच करने के लिए बनाई गई है या फिर कहानी कुछ और है। क्या सत्ता को बचाने के लिए बनाई गई है? कमेटी को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, चर्चा शुरू हो गई है। उनमें से कुछ लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। बाकी समझदार को इशारा काफी होता है। हालांकि उन थोड़ी थोड़ी चीजों में बहुत कुछ है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरी कहानी को। इसमें हम 3 सवालों के इर्द गिर्द पूरी बात करेंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये कि अभी सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई पावर्ड कमेटी तक ये जो सारा रायता फैलाया जा रहा है या फैला है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि असल में बात यहां तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। इसलिए संदेह पैदा होता है कि बात यहां तक पहुंची है या जानबूझकर पहुंचाई गई है। इस सवाल का जवाब आपको इस तस्वीर के माध्यम से मिलेगा। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत को नैतिक अधिकार है कॉकरोच पार्टी मामले पर सुनवाई करने का और कमेटी बनाने का? और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कमेटी के तमाम सदस्यों के बारे में। मसला बड़ा गंभीर है और महत्वपूर्ण भी। आपको बता दें कि इस तरह से इतनी सारी चीजें एक मुस्त स्पष्टता के साथ आपको शायद ही कहीं मिले, इसलिए एकदम टकटकी लगाकर देखते सुनते जाइए। अमृतकाल का बहुत तगड़ा आनंद आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यह नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको टच करना जरूरी है। इसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करना भी जरूरी होता है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी दन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फेसबुक पर है तो वहां पे भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं कि ये जो सारा चक्कर घिन्नी वाला खेल चल रहा है, सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई पावर्ड कमेटी तक, इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? क्योंकि इन चीजों की नौबत ही नहीं आई होती यदि सरकार के इशारों पर चलने की बजाय सरकार में शामिल लोगों के कैरेक्टर को समझा गया होता। आप दर्शक याद करिए, दिल्ली में जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोग सरकार के लोगों से मिल रहे थे, बैठ के सोफे पे बातचीत कर रहे थे, खासकर जेपी नड्डा से मिल रहे थे, तो हमने सवाल उठाया था कि जेपी नड्डा से मिलने का क्या तुक बनता है। चलिए मिल भी लिए, बात भी कर लिए, तो सरकार के कहने पर, सरकार के लोगों के कहने पर आप कदम ताल क्यों करने लगे? आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जब सरकार के मंत्री कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कहते हैं कि बोलिए कि इमीडिएट इफेक्ट से आंदोलन खत्म हो रहा है। सुन लीजिए एक बार फिर से। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें।
सुन लिया आपने। तो सीजेपी के लोग वही लाइन दोहरा देते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आंदोलन खत्म हो रहा है, सरकार ने हमारी मांगे मान लिया है। इन मांगों में एक महत्वपूर्ण मांग ये भी थी कि आंदोलन से संबंधित किसी भी व्यक्ति पर कोई ज्यादती सत्ता नहीं करेगी, मुकदमे वापस लिए जाएंगे और तमाम तरह की बातें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया था, इस्तीफा हो गया, परंतु युवाओं को परेशान न करने और एफआईआर वापस लेने जैसी चीजों पर सरकार पे आंख बंद करके भरोसा किया गया। सरकार में शामिल उन लोगों पर भरोसा किया गया जिनके अस्तित्व का कुल जमा इतिहास ही झूठ है, फरेब है और वादा खिलाफी है। याद करिए, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के तुरंत बाद मैंने जो वीडियो किया था, कुछ घंटे बाद ही मैंने कहा था कि वर्तमान सत्ता अब चुन चुनकर लोगों को टॉर्चर करेगी, एक एक करके सबसे बदला लेगी, परेशान किया जाएगा, निशाना बनाया जाएगा। और देखिए, युवकों युवतियों सबको कैसे कैसे परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, उनके घर वालों को डिस्टर्ब किया गया और सरकार ने अपना वादा कुछ घंटे के भीतर ही तोड़ना शुरू कर दिया, वो भी संगठित तरीके से। उसी वीडियो में मैंने सवाल उठाया था कि किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले उसके चारित्र के इतिहास को देखा जाता है। सत्ता में बैठे हुए लोगों का जो चरित्र है वो किससे छिपा हुआ है? 15 लाख से लेकर 2 करोड़ रोजगार तक, 100 स्मार्ट सिटी से लेकर विश्वगुरु बनाने तक, ये सारे झूठे वादे और दावे किसके थे? अरे जिन्होंने झूठ बोलकर कथित रूप से किसानों का आंदोलन खत्म करा दिया, वादे अधूरे रह गए, जिन्होंने बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों और उनके बलात्कारियों को अदालत से झूठ बोलकर रिहा करवा लिया, आपने आंख मूंद के उन पर भरोसा कर लिया और उनके इशारे पर कह दिया कि इमीडिएट इफेक्ट से आंदोलन खत्म हो रहा है। जिस तरह हफ्तों तक बैठकर इंतजार करते रहे, 1-2 दिन का समय और ले लेते, सरकार से कह देते कि पहले मुकदमा वापस लो तभी हम जाएंगे, और तमाम कार्रवाइयों को रोकने का जो भी प्रोसेस था उसको पूरा करवा लेते, तब हटने की बात होती। आखिर कांकरोच जनता पार्टी के लोगों को इतना भरोसा इस सरकार के लोगों पर कैसे हो गया? क्या इतिहास नहीं देखा? यदि लगे हाथ छात्रों के जंतर मंतर पर मौजूद रहते ही ये सब करवा लिया गया होता तो आज बात घूम फिर कर उन्हीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत के पास पहुंचती ही नहीं, जिनकी काबिले तारीफ भाषा और शब्दावली के कारण कांकरोच जनता पार्टी बनी, देश भर में इतना सारा बवाल हुआ। वैसे दूसरा सवाल और भी महत्वपूर्ण है कि जिन चीफ जस्टिस ने कांकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, इसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ, बाद में पुलिस या बर्बरता का मामला जब उनके पास पहुंचता है तो कहते हैं कि मेरा टाइम बर्बाद मत करो। क्या इन सब से युवाओं के प्रति उनकी कथित मानसिकता का पता नहीं चलता? अब सवाल यह है कि जिनके सुंदर शब्दों के कारण यह मूवमेंट खड़ा हुआ, छात्रों पर पुलिस या बर्बरता हुई, पैलेट गन चले, किसी की जिंदगी अधर में लटक गई, उन्हीं चीफ जस्टिस को क्या नैतिक अधिकार पर इस मामले की सुनवाई करना चाहिए? आखिर क्या मसला है कि उन्होंने इस केस को अपने पास रखा? सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3 दर्जन जज हैं। क्या यहां न्यायिक नैतिकता का सवाल नहीं बनता कि जिनके कारण यह पूरा बवाल मचा वही इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं? सोचिए कि हुजूर की इन्हीं शब्दावली के कारण, ऐसे ही भावनाओं के कारण देश भर में उनके कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं। अब तक लगभग आधा दर्जन इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, यानी छात्र इन्हें अपने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में देखना नहीं चाहते, इनके हाथों से अवार्ड लेना नहीं चाहते, कानून के छात्र, और हुजूर उन्हीं युवाओं का मामला बैठकर सुन रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं। सवाल है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही तीसरे नंबर की सीनियर जज जस्टिस नागरत्ना को यह मामला क्यों नहीं सौंप दिया? अब आप सोचेंगे कि पहले नंबर से मैं डायरेक्ट तीसरे नंबर पर क्यों चला गया, दूसरे पर क्यों नहीं? तो मसला यह है कि दूसरे नंबर पर जस्टिस विक्रम नाथ हैं, वही जस्टिस विक्रम नाथ जिनकी पत्नी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, जिन्हें सरकार से एक्सटेंशन मिला हुआ है और चौतरफा खुलेआम आरोप लग रहे हैं कि पत्नी को यह पद ही इसलिए मिला क्योंकि पति चीफ जस्टिस होने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। यहां भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। तो यदि सच में माननीय चीफ जस्टिस इस मामले में न सिर्फ न्याय करना चाहते हैं बल्कि होते हुए दिखाना भी चाहते हैं, तो तीसरे नंबर की सीनियर जज को यह मामला क्यों नहीं दिया जा सकता था? अरे उसी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जवल भुयान भी हैं, दत्ता साहब भी हैं, उन्हीं लोगों को दे दिए होते, शायद कहानी कुछ और होती। यहां तो बात नैतिकता की थी। कहानी ठीक वैसी ही है जैसे पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर एक महिला ने तरह तरह के आरोप लगाए और गोगोई साहब खुद बैठ गए सुनवाई करने। लगता है अब के माननीय भी तब के माननीय से ही ऐसे हालात को डील करना सीख कर आए हैं। बहरहाल अब आते हैं कमेटी पर, मगर कमेटी पे आने से पहले आपको एक पुरानी कहानी याद दिला देते हैं। याद करिए मणिपुर में जब 2 महिलाओं को नग्न परेड कराया गया, वीडियो वायरल हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उस दौरान चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़ साहब। उस वक्त का उनका रिएक्शन याद करिए, कितनी बुरी तरह से भड़के थे। कहने लगे कि सरकार कुछ करेगी या हम करें। ऐसा लग रहा था कि हुजूर खुदा न कूद पड़े AK-47 लेके मणिपुर में। इसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने 3 सदस्यीय महिला जजों की कमेटी बनाया, जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। जरा पता लगाइए कि लगभग 3 साल हो गए हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, रिपोर्ट में क्या था, अब तक का परिणाम क्या है, और यदि सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो शांति अब तक संपूर्ण रूप से मणिपुर में क्यों नहीं आई? वैसे आपको याद दिला दें, जिस वक्त मणिपुर मामले पर कमेटी बनाने की बात हो रही थी, तत्कालीन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब खूब
लांबा लांबा बातें कर रहे थे, उस वक्त हाईकोर्ट के एक जज साहब थे, जबरदस्त लॉबिंग कर रहे थे और उनकी लॉबिंग कथित रूप से इस बात को लेकर थी सूत्रों के अनुसार कि इस कमेटी का हेड उनको बना दिया जाए, बदले में वो सरकार को क्लीन चिट दे देंगे और फिर बाद में सरकार से उन्हें कहीं कोई पोस्ट रिटायरमेंट इनाम मिल जाएगा। लेकिन चूंकि वो जज साहब की हिस्ट्री ठीक नहीं थी महिलाओं के बारे में, इसलिए उन्हें ये जगह नहीं मिली, क्योंकि यहाँ महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का ही मामला था। आप कहेंगे कि ये कहानी याद दिलाने की क्या जरूरत पड़ गई, तो ध्यान दीजिए, उन जज साहब का कहना था कि हमको कमेटी का हेड बना दिया जाए, हम सरकार को जो चाहिए वो क्लीन चिट दे देंगे और बाद में हमको इनाम दिलवा दीजिए। बाकी समझदार को इशारा काफी होता है, आप जानते ही हैं। अब आते हैं वर्तमान कमेटी के 5 नाम पर। पहला नाम है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुभाष रेड्डी का। इन्हें कमेटी का हेड बनाया गया है और इनके बारे में हम कुछ कहें इसके पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के ही जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी का ये ट्वीट देखना चाहिए। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कॉकरोच जनता पार्टी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कमजोर कमेटी बनाई है। इस कमेटी के हेड एक पूर्व जज हैं जो कि गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और एक दूसरे जज हैं जिन्होंने उमर खालिद को जमानत देने से मना कर दिया था। कुछ बेहतरीन पूर्व चीफ जस्टिस थे इस देश में, दूसरे जज भी थे जिन्हें अपॉइंट किया जा सकता था। अब इस कमेटी की पब्लिक क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। आखिरी लाइन एक बार फिर से सुनिए, अब इस कमेटी की पब्लिक क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, यानी कमेटी बनते ही लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान के लिए लगातार लड़ने वाले अधिवक्ता ने क्रेडिबिलिटी को खारिज कर दिया। बहरहाल जस्टिस रेड्डी की बात करें तो आप गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब पीएम केयर फंड का मामला गया और कहा गया कि पीएम केयर फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इस पीआईएल को हुजूर की बेंच ने खारिज कर दिया। खारिज करने वाली बेंच में जस्टिस रेड्डी भी थे, यहां तक कि सीएजी ऑडिट करने का आदेश भी नहीं दिया गया। और अभी हाल ही में जो खबर आई कि पीएम केयर फंड में लगभग 8,500 करोड़ रुपया यूं ही पड़ा हुआ धूल फांक रहा है। सरकार देश विदेश से पैसा जुटा रही है, सरकारी कर्मचारियों के खाते तक से पैसा उड़ा लिया और हिसाब तो देते नहीं है, खर्चा भी नहीं कर रहे। पीएम केयर फंड दुनिया के इतिहास में एक अलग ही लेवल का फ्रॉड बनता जा रहा है और इस मामले में कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ही रास्ता साफ किया था, ये आरोप बार बार लगते हैं। बाकी की बात एक लाइन में प्रशांत भूषण जी ने बताइए दिया है। दूसरे सदस्य हैं पूर्व चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट रविशंकर झा जी। इनका नाम सुनते ही लोगों के मन में सवाल आया कि कमेटी में इन्हें शामिल करने से पहले क्या इनके प्रशासनिक और न्यायिक साइड को ध्यान में रखा गया, यानी इनके परफॉर्मेंस को देखा गया। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जस्टिस झा सुप्रीम कोर्ट जाने की कतार में थे, लगातार प्रयासरत भी थे। सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज साहब ने कथित रूप से वादा भी किया था सूत्रों के अनुसार, मगर जा नहीं पाए। सवाल है कि जस्टिस खानविलकर ने ऑब्जेक्शन क्यों किया था, क्यों उन्होंने जस्टिस झा को सुप्रीम कोर्ट लाने का कथित विरोध किया था और जज साहब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से ही रिटायर हो गए। क्या इस बात को जानने समझने का प्रयास किया गया? वैसे आपको याद दिला दें, साल 2021 में किसानों पर बेहद गंभीर धाराओं में मोदी सत्ता, भाजपाई सत्ता मुकदमे कर रही थी। जब किसान इसके खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गए तो किसानों की याचिका को उस दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस रविशंकर झा ने खारिज कर दिया। किसानों को राहत नहीं मिल पाई, मगर उनके बारे में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा परफॉर्मेंस को लेकर है। अगला नाम है जस्टिस सलिंदर कौर का। उमर खालिद शरजील इमाम का मामला तो आपको याद ही होगा, उन्हीं की अदालत में गया था, लेकिन इन्होंने बेल देने से मना कर दिया। सोचिए कि उमर खालिद शरजील इमाम जैसे लोग कितने साल से जेल में सड़ाए जा रहे हैं, किस विचारधारा के कारण बंद है, किन सवालों के कारण बंद है, कौन दुश्मनी निकाल रहा है, कौन चाहता है कि ये लोग जेल से बाहर ना आए, कौन इनके नागरिक और मानवीय अधिकारों को छीन रहा है, किसे पता नहीं है। तमाम अदालतों ने इन्हें बेल देने से मना कर दिया। ये बेल का खेल कितना गंदा होता जा रहा है, दुनिया भर में इसकी चर्चा है। इसी का जिक्र प्रशांत भूषण जी ने किया कि इन्होंने उमर खालिद को बेल नहीं दिया था। इसी तरह मेघा पाटेकर बनाम सक्सेना मामला था और फिर उसका परिणाम भी सक्सेना जी के पक्ष में गया, यानी मेघा पाटेकर के खिलाफ। अब मेघा पाटेकर से किन लोगों को तकलीफ होती है इसका पता आप लोग खुद ही लगा लीजिए। चौथा नाम है पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला का। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, सीबीआई के डायरेक्टर भी बनाए गए, मगर जब सीबीआई डायरेक्टर बनाए गए तो बहुत सारा विवाद पैदा हुआ। आप सबको पता है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा नेता प्रतिपक्ष करते हैं, यानी नरेंद्र मोदी, तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनना था कि सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा। अब इतने से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि पीएम मोदी और गोगोई एक साइड हो गए होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिसेंट किया था और खड़गे का मुख्य तर्क यह था कि
कि शुक्ला जी के पास एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन का पर्याप्त और प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस ही नहीं है। किस आधार पर इन्हें चुना गया है समझ नहीं आता। यानी आरोप लगा कि सीबीआई डायरेक्टर बनने के लायक नहीं थे, मगर फिर भी प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इन्हें सीबीआई डायरेक्टर बनाया। वैसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को तो खुद ही प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता ने राज्यसभा का सदस्य भी बनाया, ये तो सबको पता है ही। तो वहां नाम भले दो है लेकिन काम एक है। अब यदि अनुभव की कमी थी फिर भी इन्हें सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया तो क्यों बनाया गया होगा, सरकार ने क्यों बनाया होगा, इसका अंदाजा भी आप खुद लगाइए। आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश में मंदसौर में जब किसान आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग किया था, 6 किसानों की मौत हुई थी, पुलिसिया हत्या हुई थी। उस समय यही शुक्ला जी राज्य के डीजीपी थे। मानवाधिकारों को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। वैसे एक चीज और याद दिला दें, शुक्ला जी जब सीबीआई के डायरेक्टर थे तो उसी दौरान कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था। और तो और चिदंबरम से सवाल जवाब के दौरान कहा जाता है कि शुक्ला जी भी हेडक्वार्टर में मौजूद थे। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि कथित कम अनुभव के बाद भी इन्हें डायरेक्टर क्यों बनाया गया। क्या उसके पीछे भी कोई कहानी थी? मेरा कोई आरोप नहीं है, बस सवाल है। इतना ही नहीं, बाबरी विध्वंस का मामला तो आपको याद होगा। सितंबर 2020 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया। इससे बीजेपी आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं को कानूनी लाभ मिला। जरा पता लगाइए कि उस दौरान डायरेक्टर कौन था। हालांकि ये फैसला सीबीआई जज का था, डायरेक्टर का नहीं। बाकी जनता समझदार है। समझने वाली बात यह भी है कि आगे सीबीआई ने इस एक्विटल के खिलाफ क्या किया, कुछ किया भी या नहीं। अब आ जाइए 5वें नाम पर। मेघालय के पूर्व डीजीपी डॉक्टर LR बिश्नोई, असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी। साल 2024 में मेघालय में उनके ऑफिशियल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर के कथित मिसयूज को लेकर इन्हीं के खिलाफ एफआईआर हुई थी। हालांकि बाद में एफआईआर और चार्जशीट पेश कर दी गई। असम में कोयला घोटाला को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। साल 2019 में भाजपा का शासन था, कोयला घोटाले को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ। उस समय श्री बिश्नोई असम सीआईडी के चीफ थे। अवैध कोयला खनन का मामला था, लेकिन सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन इलीगल माइनिंग की नहीं बल्कि इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल की थी। बार बार सवाल उठते रहे कि अगर अवैध खनन नहीं होता तो अवैध ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता। पहले तो अवैध खनन की जांच होनी चाहिए थी। बहरहाल, जैसा कि बेहद कम शब्दों में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कह दिया कि इस कमेटी की जनता के बीच कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं कहानी उधर ही जाती हुई दिख रही है। और यदि हम कमेटी के तमाम सदस्यों पर बात भी न करें तो मूल सवाल ये है कि कमेटी बना कौन रहा है। क्या वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत को युवाओं के मामले में कमेटी बनाने का नैतिक अधिकार है? सवाल यह भी है कि क्या कॉकरोच पार्टी के सदस्य धोखे में आ गए, ये धोखा धोखे से हुआ या फिर कहानी कुछ और है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लोग खुलेआम कहने लगे हैं, अभी से भविष्यवाणी करने लगे हैं कि इस कमेटी की हर बात सरकार के पक्ष में जाएगी और बाद में एक हाथ देव एक हाथ लेव वाला खेला हो जाएगा। हालांकि क्या होगा नहीं होगा इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो तथ्यात्मक चीजें थी वो हमने आपके सामने रखा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।